गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 के क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का सेट 2। ये सेट 2 हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। ये सेट 2 है ना। इससे पहले हम लोग सेट 1 का वीडियो देख चुके हैं। जिस कहीं कोई स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं सेट 1, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्न के ऊपर आएंगे। पहला प्रश्न क्या है, देखिए, भारत कैसे एक गणतंत्र है। तो भारत एक गणतंत्र राज्य है, हम लोग जानते हैं, गणतंत्र राज्य है। गणतंत्र राज्य वास्तव में वह होता है जिसमें सत्ता राज्य के हाथ में न होकर जनता के हाथ में रहती है और जिसमें राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति होता है। भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुक्रम राज्य न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो यहाँ वंशाणु होते हैं, वंशानुगत क्रम ये नहीं होते हैं। हमारे भारत के लोगों के द्वारा ही सरकार को चुनते हैं और वही सरकार चलाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। प्रेस मतलब जैसे मीडिया हो गया, जिसे इधर उधर का खबर पहुंचाने वाला या पहुंचाने की जो कार्य करता है वही होता है, ठीक है। प्रेस विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे लोकप्रिय, सशक्त और सरल साधन है। इसमें लोगों के विचार प्रकाशित होते हैं। वही इधर उधर का खबर जो है पहुंचाने वाला इसी के द्वारा होता है। आज के प्रजातांत्रिक युग में से प्रेस की स्वतंत्रता का बड़ा महत्व है। प्रेस को प्रजातंत्र का प्रहरी, वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है। यदि प्रेस जागरूक रहे तो लोगों की स्वतंत्रता खतरे में नहीं पड़ सकती। विरोधी दलों के नेताओं के विचारों को प्रकाशित करने से सरकार के सामने रवैये की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करता है। मतलब क्या होता है, देखिए, जब कोई ऐसा चीज़ आता है जिसमें लोगों का मन जो भटक जाता है, लोगों को ये पता नहीं चलता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए ये एक बहुत ही बड़ा माध्यम है। लोगों के मन में एकत्रित करने का कार्य जो है ये करता है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न को। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि प्रश्न का संख्या ज़्यादा है और बड़ा प्रश्न है, यही समस्या है। देखिए, लोकसभा के संगठन के बारे में लिखिए। लोकसभा के संगठन, देखिए, भारतीय संसद के निम्न या लोकप्रिय सदन को लोकसभा का नाम दिया जाता है। हम लोग जानते हैं उच्च सदन और निम्न सदन है। तो जो लोकसभा है वो निम्न सदन है और जो राज्यसभा है ये उच्च सदन है। लोकसभा की सदस्य संख्या समय समय पर परिवर्तित हो रही है। वर्तमान समय में इसकी संख्या 545 है। लोकसभा के सदस्य भारतीय जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और लोकसभा का कार्यकाल लगभग 5 वर्ष का होता है। हम लोग यही जानते हैं। समानता से आप क्या समझते हैं। साधारण रूप से समानता का अर्थ है कि सब व्यक्तियों का समान दर्जा हो, सबकी आय एक जैसी हो, सब एक ही प्रकार के जीवन यापन करें, पर यह संभव नहीं है, ठीक है। लास्की ने कहा है कि समानता का अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। यदि ईंट ढोने वाले का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ अथवा वैज्ञानिक के समान कर दिया जाए तो वह समाज का उद्देश्य
ही नष्ट हो जाएगा। वास्तव में समाज का जो उद्देश्य है ये नष्ट हो जाएगा। इसीलिए समानता का अर्थ कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग न रहे, सबको उन्नति का समान अवसर प्राप्त हो। ठीक है, आर्थिक समानता के बारे में आप क्या समझते हैं? देखिए, वर्तमान काल में आर्थिक समानता को एक महत्वपूर्ण स्थान ले लिया गया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सब व्यक्तियों की आय अथवा वेतन समान दिया जाए। इसका अर्थ सबको उन्नति के समान अवसर प्रदान किए जाए, सभी की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति की जाए और प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले, यही और सभी प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले ही सबकी इच्छा है। ठीक है, सरकार किसे कहते हैं? सरकार कानून बनाने और लागू करने वाली एक विशिष्ट संस्था है। धार्मिक समान स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, मनुष्य के नैतिक तथा सामाजिक जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है, अतः प्रत्येक मनुष्य को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को स्वीकार करने का इसका पालन करने, पाठ, उपासना आदि की स्वतंत्रता को ही धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं। इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और इसका कोई धर्म विशेष के प्रति पक्षपात नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे संविधान संशोधन द्वारा 12वीं सूची में सम्मिलित आर्थिक सामाजिक विकास संबंधित कार्य का विवरण प्रस्तुत कीजिए और जो नगर निगम और नगर पालिका को सौंपे हुए हैं। ठीक है, चलिए, नगरों के स्वशासन की स्थापना के लिए नगरीय निकाय की स्थापना की गई है, जैसे नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम आदि। ठीक है, 74वें संशोधन जो 1 जून 1993 को लागू हुआ, सबके द्वारा इस नगर निकायों और संवैधानिक दर्जा दिया गया है। संविधान के भाग 9 को में अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243(6) तक नगरपालिका के उपबंधों का समावेश किया गया है। इसके साथ ही संविधान में 12वीं अनुसूची का समावेश किया गया है। इसमें इसके कार्य क्षेत्र से संबंधित 18 विषयों का भी समावेश किया गया है। ठीक है, और उसके बाद नगरपालिका अथवा नगर निगम द्वारा दिए जाने वाले सामाजिक आर्थिक कार्य निम्नलिखित में से क्या है? सामाजिक आर्थिक विकास की योजना तैयार करना, गरीबी उन्मूलन कार्य को लागू करना, समाज के दुर्बल वर्गों जिसके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप में मंद व्यक्ति को भी उसके हितों की रक्षा करना, गंदी बस्तियों का उन्नत करना आदि ये सब रहता है। 9 नंबर वाला प्रश्न देखिए क्या है। 9 नंबर वाला प्रश्न देखिए, वे संशोधन द्वारा संविधान में अंकित किन्हीं 4 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करना है। देखिए, यहाँ देखिए, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी, परंतु 42वें संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 4A मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। इस नए भाग में 51A नाम का एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है, जिससे नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भी किया गया है। 4 मौलिक कर्तव्य इस प्रकार है। देखिए, 1 नंबर क्या है? संविधान राष्ट्रीय झंडे तथा राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना चाहिए। भारतीय नागरिक का प्रथम कर्तव्य यह है कि वे पूर्ण श्रद्धा से संविधान, राष्ट्रीय झंडे तथा राष्ट्रीय गीत का सम्मान भी करना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के उद्देश्य को स्वर्ण तथा प्रफुल्लित करना 42वें संशोधन के अंतर्गत लिखा गया है और प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए संघर्षों को प्रोत्साहित करने वाले आदर्शों का भी सम्मानपूर्वक पालन हमें करना चाहिए। ठीक हो गया। देखिए, तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है?
भारतीय प्रभुसत्ता, एकता, अखंडता का समर्थन तथा रक्षा करना ये भी जरूरी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। ठीक है, प्रत्येक भारतीय नागरिकों का यह कर्तव्य है कि भारत की प्रभुसत्ता, एकता तथा अखंडता का समर्थन एवं अनेक रक्षा करें। लोगों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैलाने के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद तथा जांच करने का भी अधिकार, सुधार करने का प्रस्तावना को प्रोत्साहित, विकसित भी करना है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए मौलिक कर्तव्यों का क्या महत्व है। मौलिक जो कर्तव्य है इसका महत्व क्या है। देखिए संविधान में आधुनिक कर्तव्यों को अंकित किया जाना एवं प्रगतिशील कदम मौलिक कर्तव्यों का भी निम्नलिखित महत्व इस प्रकार से दिया गया है। पहला प्रश्न देखिए, पहला पॉइंट देखिए क्या है, मौलिक कर्तव्य शून्य स्थान की पूर्ति करते हैं। शून्य स्थान की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। देखिए मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करके रिक्त स्थानों की पूर्ति भी की जाती है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को आधुनिक विचारधारा के अनुकूल वे 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में अंकित किया जाना चाहिए। और विचारधारा के अनुकूल है कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। अधिकार और कर्तव्य क्या है, साथ साथ एक साथ दोनों क्या होते हैं, चलते हैं। तीसरा देखिए, मौलिक कर्तव्य संविधान के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक। संविधान की प्रस्तावना में लिखित उद्देश्य की प्राप्ति तभी संभव है जब तक वे सभी नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करें, तभी संभव है। अगर कोई ये कर्तव्य से हट जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसमें ये नहीं रहता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य विवादहीन सिद्धांत है। कैसे, देखिए मौलिक कर्तव्य के बारे में राजनीतिक विद्वानों के पृथक पृथक अवस्था विरोधी विचार नहीं है। ये देखिए, शांति की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका की विवेचना कीजिए। कैसे, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 42 अक्टूबर 1945 को हुआ, जिसमें मानव जाति के साथ विशेष रूप से जापान पर बम गिराए जाने के बाद महत्वपूर्ण कार्य भी किया गया। ठीक है, क्षेत्रीय स्तर पर अपने युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण को बदल दिया और विश्व हिंसा से तनाव भर गया। ठीक है, बम जब गिराए गए तो वास्तव में एक हिंसा तो होगा ही। संयुक्त राष्ट्र संघ से अपने चार्टर में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य बनाया और यह सुरक्षा परिषद से अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करने के कायम रखे और पालन एकल उत्तरदायित्व लिया। और संयुक्त राष्ट्र संघ अपने अनेक एजेंसियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को आपसी सहयोग परिवर्तित करने का भी प्रयास किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने अपने सहयोग के द्वारा विश्व के राष्ट्रों के मध्य समाज बनाने का भी प्रयास किया, जिसके अंतर्राष्ट्रीय शांति को भी बढ़ावा दिया जाने लगा और वातावरण भी बन गए। यह संयुक्त राष्ट्र की ही शाख है और तृतीय विश्व युद्ध के विस्फोटों को रोकने में सफल हुआ और यह राष्ट्र के बीच विवादों को हल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया और विभिन्न प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता निर्णयों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा तनाव का भी हो सका। ठीक है, अभी देखिए कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं। कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये देखिए समाज से क्या समझते हैं। राज्य की कार्य संबंधी लोक कल्याण से प्रचलित जो व्यक्तिवाद का आदेश, स्वतंत्रता, समाजवाद का उद्देश्य आर्थिक सुरक्षा के आधार पर समाज का निर्माण करता है और वास्तव में राज्य का कल्याणकारी सिद्धांत को व्यक्तिवादी, जिसमें समाजवादी सिद्धांत का
सात तत्व शामिल हैं और जिसके अंतर्गत जनता का कल्याण हो सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए आवश्यक है और कल्याणकारी राज्य का एक मुख्य उद्देश्य नागरिकों के जीवन को सही संपन्न बनाना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिद्धांत राज्य को तभी सभी कार्य करने के लिए कहता है जिसके द्वारा जनता का कल्याण तथा हितों का कायम हो सके। ठीक है, लोक कल्याणकारी बन सके, अर्थात राज्य को वे सभी कार्य करने होते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति और समाज का कल्याण हो और लोक कल्याणकारी राज्य नए युग की औद्योगिक कल्पना है। वैसे राज्य सिर्फ पुलिस कार्य जैसे सुरक्षित मूलभूत कार्य नहीं करना होता, बल्कि व्यक्ति के जीवन विकास और सभी प्रकार के कार्य को करने का होता है। और वही जवाबदेही होती है कि नागरिकों का जीवन स्तर एक निश्चित सीमा रेखा के नीचे न हो। ग्रीन जैसी विद्वानों का कहना है कि राज्य का उद्देश्य लोगों को एक सुंदर जीवन का निर्माण करना है, न कि केवल उन्हें अन्याय की स्थिति से बचाना है। इन अवधारणाओं के आधार पर विभिन्न राज्यों के लोगों के कल्याणकारी रूप स्वीकार किया गया जिसका उद्देश्य भलाई निहित हो। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखेंगे इसका तीसरा 13 वाला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए लोक कल्याणकारी सहभागिता के रूप में कोई मांगे, क्या क्या मांग है देखिए हम लोग देखेंगे। समाज और राजनीति के लोकतंत्र ढांचे में और आधुनिक युग के प्रत्येक व्यक्ति को क्या करता है, प्रत्येक व्यक्ति को उसमें अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का निर्णय निर्माण प्रक्रिया विकास के लक्ष्य को निर्धारित करने का भी कार्यान्वयन की प्रणाली में शामिल होना पसंद करना और ऐसी सहभागिता उद्देश्य में शांति स्थापित करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका जिसे सामान्य हित अनुभव करने का उससे संबंधित लोकतांत्रिक राजनीतिक उद्देश्य समानता हित और लोगों के अधिकार को प्राप्त करने से होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बहुत बड़ा प्रश्न जो है दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और एक बार अपने से अध्ययन करिए, पढ़िए अच्छे से और एक बार लिख लीजिए अपना नोट कॉपी में। और जहाँ कहीं भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा और उस समय मुझे व्हाट्सएप में बताइए कि ये समझ में जो है नहीं आ रहा है। ठीक है, ये समझ में जो है नहीं आ रहा है तो हम वहाँ क्या करेंगे, आप लोगों को समझा देंगे। वहाँ हम लोग को क्या करेंगे, तुम लोग को समझा देंगे। ठीक है, अच्छे से। तो चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लिए एक बार। ये देखिए, ये भी हम देख लीजिए आप लोग, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए 15 का भी। और ये वाला थोड़ा गड़बड़ शायद ठीक से नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, पॉइंट्स वगैरह। ठीक है, ये जो पहले हम पढ़े उसी के हिसाब से प्रश्न को दिया गया। 16 नंबर भारतीय चुनाव प्रणाली को समझिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसे एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि पढ़ने में आप लोग आसानी होगा। एक बार लिख भी लीजिए तो अभ्यास भी होता जाएगा साथ साथ, है ना। तो चलिए ये हो गया, अभी ये भी हो गया। चलिए ये वाला आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, 19 नंबर वाला जो प्रश्न है ये आप ले सकते हैं। एक बार ले लिए, फिर और एक बार लीजिए। हाँ हो गया, और एक बार लीजिए। हाँ हो गया ये भी, और एक बार लीजिए, और एक बार लीजिए, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या किए अभी देखें, और कहीं भी समस्या है तो हमको बताइए, हम उसका अच्छे से समझा देंगे आप लोग। ठीक है, ये वीडियो आप लोग देखें पूरा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इसमें न्यू स्टूडेंट अब तक जुड़े हुए हैं, सबसे पहले चैनल को लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता भी रहेगा। ठीक है, और कोई किस तरह का वीडियो आप लोगों को चाहिए हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, या फिर व्हाट्सएप में या फ़ोन करके आप लोग जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम आप लोगों के लिए ही
रहते हैं, कार्य भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।